Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. 2020 English series is going on, and in this series we will see practice it 4. So please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us move the first question of this video. Question number 1. Much of Lawrence's best poetry concentrated, stark and unrhymed appeared in the volume of 1923. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉरेंस की जो बेस्ट पोएट्री है जो कि कंसंट्रेटेड, स्टार्क और अनराइम्ड है, ये अपीयर होता है 1923 के वॉल्यूम। तो उस वॉल्यूम का नेम बताना है। नेम ऑफ दैट वॉल्यूम इज बर्ड्स बेस्ड इन फ्लावर्स। तो याद रखेंगे डीएच लॉरेंस की ये पोएट्री की वॉल्यूम्स है और 1923 में ये पब्लिश्ड होता है। और इस वॉल्यूम में लॉरेंस की जो बेस्ट पोएट्री वो शामिल है। वॉल्यूम क्या है? बर्ड्स बेस्ड इन फ्लावर्स। डेट क्या है? 1923। Author D.H. Lawrence. What kind of poetry? Best poetry of Lawrence. Question number 2. Who was appointed the poet laureate in 1930 in succession to Robert Breeze? Robert Breeze के सक्सेशन में 1930 में किसे पोएट लॉरेट बनाया गया? जॉन मैन्सफील्ड। तो 1933 में जॉन मैन्सफील्ड पोएट लॉरेट बनते हैं रॉबर्ट ब्रीज के बाद। Question number 3. Eliot's The West Land appeared first in the Quarterly magazine, The Criterion. टी.एस. एलियट की फेमस पोएम द वेस्ट लैंड सबसे पहले क्वार्टरली मैगजीन में अपीयर्ड होती है और उस क्वार्टरली मैगजीन का नाम है द क्राइटेरियन। क्वेश्चन नंबर 4. Whose most innovative novel Tar is set in an artist dominated Paris in which a frantic bohemianism has assumed a political and sexual arrogance in the face of bourgeois sentimentalism. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉवेल टार जो है बहुत ही इनोवेटिव नॉवेल है और ये जो नॉवेल है एक आर्टिस्टिक डोमिनेटेड पेरिस में ये इसकी सेटिंग होती है। तो इसी नॉवेल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो नॉवेल है टार ये किसका है? विडहैम लेविस का है। तो विडहैम लेविस जो है टार नॉवेल के क्या है? ऑथर है और इस नॉवेल की सेटिंग होती है आर्टिस्ट डोमिनेटेड पेरिस में in which a frantic bohemianism has assumed a political and sexual arrogance, जिसमें political और sexual arrogance को present किया गया है और साथ में bourgeois sentimentalism को। नॉवेल क्या है? टार। ऑथर कौन है? विडहैम लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of Levis' political and artistic manifestos he has argued that society had been inevitably revolutionized by mechanical change and that both change and revolution ought to be embraced by the artist, the art of being ruled. In which of Levis' political and artistic manifestos? लेविस का वो कौन सा पॉलिटिकल और आर्टिस्टिक मैनिफेस्टोस है जिसमें ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो खुद पे खुद चेंज हो रही है क्योंकि मैकेनिकल चेंजेस ऑकर हो रहे हैं सोसाइटी में और इस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो जो चेंज है और रिवोल्यूशन है वो एक आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात लेविस कहते हैं अपने वर्क द आर्ट ऑफ बीइंग रूल्ड में। तो दिस इज वर्क ऑफ लेविस और इसमें ये क्या कहते हैं कि जो भी चेंजेस हैं और रिवोल्यूशन है उस आइडिया को एक आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सारी बातें ये बताते हैं द आर्ट ऑफ बीइंग रूल्ड वर्क में। क्वेश्चन नंबर 6. Who wrote the novel Death of a Hero, which deals with both the frustrations of pre-war English society and the false ideals, the intelligent ideas, the humbug, the hypocrisy, the stupidity of those who waged the war? एल्डिंगटन। तो हु रोट द नॉवेल डेथ ऑफ अ हीरो? डेथ ऑफ अ हीरो नाम का नॉवेल किसने लिखा है? तो एल्डिंगटन ने लिखा है। और इस नॉवेल में क्या बात कही गई है कि इस नॉवेल में फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्री वॉर इंग्लिश सोसाइटी की बात कही गई है और साथ में जो फॉल्स आइडियल्स है, अनइंटेलिजेंट आइडियाज है, हम्बग, हाइपोक्रेसी, स्टुपिडिटी, ये सारी जो चीजें हैं वॉर से रिलेटेड ये सब चीजें इस नॉवेल में बात की गई है डेथ ऑफ अ हीरो में। तो कहीं ना ये हीरो वर्शिप से ही
रिलेटेड टॉपिक है जिसमें ये एडिंगटन जो है लिखते हैं डेथ ऑफ अ हीरो में। क्वेश्चन नंबर 7, which two novelists collaborated on the novels The Inheritance of 1901 and Romance of 1903? तो ये इस क्वेश्चन की वो कौन से दो नॉवेलिस्ट हैं जो कोलेबरेटिव फॉर्म में वर्क करते हैं? वो हैं जोसेफ कनराड एंड मैडॉक्स फोर्ड। जोसेफ कनराड और मैडॉक्स फोर्ड ने दो नॉवेल लिखा है कोलेबरेशन में, और वो कौन कौन से नॉवेल है? इनहेरिटेंस ऑफ 1901, रोमांस ऑफ 1903। तो याद रखेंगे इनहेरिटेंस कब का है? 1901 का, और रोमांस कब का है? 1903 का है। और इन दोनों नॉवेल को किसने लिखा है? तो जोसेफ कनराड और मैडॉक्स फोर्ड ने कोलेबरेशन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिस्टोफर टाइट जेन्स, an unhappy lover, a largely unsuccessful soldier, and a ruthless, passive, and neurotic survivor after 1918. Is the protagonist of Maddox Ford's tetralogy. तो यहाँ पे क्रिस्टोफर टाइट जेन्स की बात कही गई है। ये कौन है? ये प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट है किसके वर्क में? मैडॉक्स फोर्ड की एक टेट्रोलॉजी है, उसी वर्क में क्रिस्टोफर टाइट जेन जो है प्रोटागोनिस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, और वो वर्क है पैरेट्स एंड 1918 का। याद रखेंगे। तो ये 1918 के बाद जो भी मतलब ये रूटलेस पैसिव सोल्जर के रूप में क्रिस्टोफर टाइट जेन को प्रेजेंट किया गया है, और इसको प्रेजेंट किया मैडॉक्स फोर्ड ने अपनी टेट्रोलॉजी परेड्स एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लियर पोएट्स who had great influence on T.S. Eliot's poetry include। तो उन जो अर्लियर पोएट हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि शुरू के वो कौन से पोएट हैं जो कि अर्लियर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने टीएस एलियट के पोएट्री को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो वो हैं बॉडलियर, दांते और लेफोर्स। तो टीएस एलियट के पोएट्री में बॉडलियर, दांते और लेफोर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, when in Ash Wednesday and the Four Quartets, Eliot attempted to explore beyond the frontiers of ordinary consciousness, his immediate prompting and much of his reference reflected the influence of Dante। तो यहाँ पे एलियट के दो वर्क है, एस वेंसडे और फोर क्वार्टेट्स। इसमें पूछा जा रहा है कि इस वर्क में किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इस वर्क में जो एस वेंसडे हैं और फोर क्वार्टेट्स हैं एलियट के पोएम्स हैं, और इन वर्क्स में दांते का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दांते इज एन एशियंट पोएट। क्वेश्चन नंबर 11, whose account of contemporary French poetry, the Symbolist movement in literature 1899, had impressed Eliot in his early career? आर्थर साइमंस। तो कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899 में स्टार्ट होता है, और सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर जो कि 1899 में स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है? फ्रांस में स्टार्ट होता है। और इससे रिलेटेड ऑथर हैं आर्थर साइमंस। तो इनकी जो फ्रेंच पोएट्री थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे टीएस एलियट, और ये कंटेम्प्रेरी हैं टीएस एलियट के। तो आर्थर साइमंस का इन्फ्लुएंस कब देखने को मिलता है? एलियट की जो अर्ली कैरियर है उस टाइम। तो याद रखेंगे सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899 में शुरू होता है। सॉरी, इट्स नॉट अबाउट सिंबोलिस्ट मूवमेंट। सिंबोलिस्ट मीन्स ये सिंबोलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है, बट ये वर्क है आर्थर साइमन का। आर्थर साइमन का वर्क है द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899 का वर्क है, और ये फ्रेंच पोएट्री है। इससे प्रभावित होते हैं एलियट। एलियट के कौन से वर्क प्रभावित होते हैं? इनके जो अर्ली कैरियर से रिलेटेड वर्क्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा आर्थर साइमन इज द ऑथर ऑफ द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899, और एलियट के ये कंटेम्प्रेरी हैं, ये फ्रेंच राइटर हैं, और एलियट इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ हिज एसेज एलियट आर्ग्यूड दैट नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज कंप्लीट मीनिंग अलोन। एलियट ने अपने किस एसे में ये बात कही है कि नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज कंप्लीट मीनिंग इन अलोन। तो कोई भी पोएट, कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, किसी भी आर्ट का कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसका अकेले
में कंप्लीट मीनिंग हो। तो इन्होंने अब ये बात कही है अपने वर्क ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये इनका बहुत ही फेमस ऐसे है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो याद रखेंगे टी.एस. एलियट का ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें इन्होंने कहा है नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज कंप्लीट मीनिंग अलोन। क्वेश्चन नंबर 13 कोटेशन है sang within the bloody wood when Agamemnon cried aloud and let their liquid shifting fall to stain the stiff dishonored shroud. This is an extract from Eliot's Soaring Among the Nightingales. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है टी.एस. एलियट के वर्क से लिया गया है और टी.एस. एलियट के किस वर्क से लिया गया है, तो दैट इज Sweeney Among the Nightingales. Sweeney Among the Nightingales टी.एस. एलियट का वर्क है, पोयम है और इसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। Again, one extract, words stain, crack and sometimes break under the burden, under the tension, slip, slide, perish. Decay with imprecision will not stay in place, will not stay still. ये एक्सट्रैक्ट भी टी.एस. एलियट के ही वर्क से है और वर्क है बर्ट नॉर्टन। तो टी.एस. एलियट का वर्क है बर्ट नॉर्टन, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो याद रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन ही टी.एस. एलियट से रिलेटेड है और एलियट का कौन सा वर्क है, स्वीनी एमंग द नाइटिंगेल्स से ये एक्सट्रैक्ट है और क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सट्रैक्ट जो है वो बर्ट नॉर्टन से लिया गया है, एलियट का पोयम है। क्वेश्चन नंबर 15 एलियट्स वर्स कॉमेडीज इंक्लूड। एलियट के जो वर्स कॉमेडीज हैं वो कौन कौन से हैं? द कॉकटेल पार्टी वेरी फेमस ड्रामा, द कॉन्फिडेंशियल कलर, द एल्डर स्टेट्समैन। तो ये टी.एस. एलियट के वर्स कॉमेडीज है, याद रखेंगे द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल कलर, द एल्डर स्टेट्समैन। तो इनके ये वर्स कॉमेडीज है, मतलब वर्स फॉर्म में इन्होंने कॉमेडीज लिखी है, ड्रामा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 Wallmouth Sentinel, The Flower Beneath the Foot, Sorrow in Sunlight and Concerning the Eccentricities of Cardinal Pirelli are the last 5 completed novels of Ronald Fairbank. तो यहाँ पे रोनाल्ड फेयरबैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इनके 5 नॉवेल्स के नेम दिए गए हैं और ये इनके लास्ट के कंप्लीटेड 5 नॉवेल्स है। मीन्स ये सारे नॉवेल्स जो हैं इनके लास्ट के नॉवेल्स हैं और ये सभी कंप्लीटेड फॉर्म में है, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है। तो वर्क है ये रोनाल्ड फेयरबैंक का। रोनाल्ड फेयरबैंक के ये सारे वर्क्स हैं। क्या क्या है? वॉलमाउथ है, सेंट्रल है, द फ्लावर बीनीथ द फुट है, शॉरो इन सनलाइट है एंड कंसर्निंग द इसेंट्रिसिटीज ऑफ कार्डिनल पिरेली। तो ये सभी वर्क है रोनाल्ड फेयरबैंक के, इनके लास्ट 5 कंप्लीटेड नॉवेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 70 Who wrote the anthology of poems Facet in 1922? तो किसने ये पोएम जो है पोएम्स की एंथोलॉजी लिखी है फैकेट टाइटल से 1922 में? तो ये है एडिथ सीटवेल। एडिथ सीटवेल की ये एंथोलॉजी है पोएम्स की और टाइटल है फैकेट। कब लिखा है? 1922 में पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 एडिथ सीटवेल्स वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री इंक्लूड स्ट्रीट सॉन्ग्स, ग्रीन सॉन्ग, द सॉन्ग ऑफ द गॉड। दोनों ही क्वेश्चन एडिथ सीटवेल से है। इसमें पूछा है इनकी पोएट्री की वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं। तो पोएट्री के वॉल्यूम्स में क्या क्या आता है? स्ट्रीट सॉन्ग्स आते हैं, ग्रीन सॉन्ग, द सॉन्ग ऑफ द गॉड। ये तीनों ही वॉल्यूम्स है पोएट्री के, किसके? एडिथ सीटवेल के। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिथ सीटवेल की वो पोएम्स की एंथोलॉजी क्या है, तो दैट इज फैकेट है 1922 की। Question number 90. The collection of 12 stories finished in 1905 by James Joyce at the outset of his literary career, but which was published in 1914, was entitled Dubliners. तो जेम्स जॉयस से क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनके 12 स्टोरीज का कलेक्शन है जो कि 1905 में फिनिश्ड होता है और ये पब्लिश्ड होता है 1914 में। कब फिनिश्ड होता है? 1905 में। टोटल कितने स्टोरीज है? 12 स्टोरीज है। किसका है? जेम्स जॉयस का है। तो इसका टाइटल पूछा जा रहा है डबलिनर्स। तो जो डबलिनर्स वर्क है ये जेम्स जॉयस की 12 स्टोरीज का कलेक्शन है। 1905 में फिनिश होता है बट पब्लिश होता है 1914 में। Now the final question of today's video, which work of Joyce Eliot was referring to when he
described certain portions of it as almost the finest I have read. I have lived on it ever since I have read it. तो इलियट ने जेम्स जॉयस की तारीफ करते हुए ये बातें कही है, और जेम्स जॉयस के किस वर्क की तारीफ इलियट ने की है? तो यूलिसिस की है। कंफ्यूज नहीं होएगा, यूलिसिस जो है पोएम नहीं है टेनिसन की, ये जेम्स जॉयस के नॉवेल है और जिसकी तारीफ में इलियट ने ये सारी बातें कही हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।